नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 13 अक्टूबर 2020। आज हमको द हिंदू में दो आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया उसका नाम है जीन एडिटिंग, द गुड फर्स्ट एंड देन द वरीज। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है जीन एडिटिंग क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी। अभी अभी रिसेंटली में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री 2020 को अनाउंस किया गया था 7 अक्टूबर को, जिसमें दो वुमेन साइंटिस्ट को इस नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, एमैनुअल कार्पेंटर और जो एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो वर्किंग है मैक्स प्लैंक यूनिट में पैथोजेंस की रिसर्च में बर्लिन जर्मनी में, और जेनिफर ए डोडना को जो बायोकेमिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, जिन दोनों द्वारा मिलकर जीन एडिटिंग के लिए एक टूल को रेडी किया गया। इन दोनों साइंटिस्ट द्वारा क्रिस्पर केस सिस्टम्स को जो एक जीन एडिटिंग टूल है उसे डेवलप किया गया। इसके लिए दोनों द्वारा 8 साल से रिसर्च की जा रही थी। इस क्रिस्पर केस 9 से काफ़ी ज़्यादा गुड इफेक्ट होंगे बायोलॉजी में, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर्स में। ऐसा नहीं कि इस क्रिस्पर केस 9 टूल को इस समय में रेडी करना, इससे पहले भी कई मेथड्स को इन्वेंट किया गया है, जैसे कि PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किया गया था कैरी मेलस द्वारा 1983 में। नोबेल प्राइज़ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस प्राइज़ है साइंस की फील्ड में किसी को सम्मानित करना, लेकिन जो हमेशा ही ये नोबेल प्राइज़ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, इस पर बनी रहती है हमेशा से, और ऐसा ही कुछ इस साल हुआ। आगे बोला जाता है कि इस क्रिस्पर जीन एडिटिंग की डिस्कवरी तो 1987 में हो गई थी, जब एक जापानीज रिसर्चर के ग्रुप द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया था, इस होमोलोगस DNA सीक्वेंस को, जिसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड डिस्कवरी की गई, जिसके चलते ईयर्स में फ्रांसिस्को मोजिका, रुडाल्फो बेरांजोन, लुइसियाना मराफनी और एरिक साउथमेरिया द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था क्रिस्पर को, और उन्हीं द्वारा इसको बैक्टीरियल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम बताया गया था, जो एक्ट करेगा DNA के उन पार्ट्स पर जहां एडिटिंग की ज़रूरत है। और एक अन्य डिस्कवरी भी की गई थी क्रिस्पर से संबंधित एक लुथानियन बायोकेमिस्ट वर्जिनस सिखांजे द्वारा 2012 में, जिसमें उनके द्वारा डिस्कवर यह किया गया था कि क्रिस्पर केस 9 से ये प्योरीफाइड DNA को कट कर सकता है टेस्ट ट्यूब में। और सेम डिस्कवरी अभी कार्पेंटर और डोडना द्वारा भी की गई, जिसके लिए सिर्फ इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। इस साल की नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री 2020 से वर्जिनस सिकांजोस को सम्मानित ही नहीं किया गया इस नोबेल प्राइज़ से, जबकि कोई भी नोबेल प्राइज़ किन्हीं 3 पर्सन्स को दिया जा सकता है। विल ऑफ अल्फ्रेड के अनुसार कि नोबेल किन्हीं 3 पर्सन्स को दिया जा सकता है, लेकिन सिकांजस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई। बल्कि पास्ट में सिकांजस के साथ साथ कार्पेंटर, डोडना, तीनों को काबिल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था नैनो साइंस में 2018 में, लेकिन इस बार नोबेल कमेटी द्वारा सिर्फ कार्पेंटर, डोडना को ही सम्मानित किया गया क्रिस्पर केस 9 के लिए जो एक जीन एडिटिंग टूल का कार्य करेगा। और इन सभी साइंटिस्ट से पहले भी इस फील्ड में कार्य किए गए थे क्रिस्पर केस 9 के लिए, जिन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए था, जैसे कि हैंग जोआंग जो MIT हार्वर्ड में, और जॉर्ज चर्च ऑफ हार्वर्ड, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कार्य करते थे, जो पास्ट में फैनजोंग चर्च लैब में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर भी रह चुके हैं, जिनके द्वारा डॉक्टरल स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई थी। और उस चर्च लैब में कई साइंस मेथड्स पर को उन्हीं के नाम पर नाम दिया गया था, जिनके द्वारा जीन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई, लेकिन उन्हें इसके कोई प्राइज़ नहीं दिया गया दोनों को ही। और जो काफ़ी ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिस पर चर्च द्वारा बोला गया इस पर कि चर्च और फॉनजोंग को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये दोनों इन्वेंटर्स हैं क्रिस्पर के, ना कि कार्पेंटर और डोडना के जैसे डिस्कवरी की गई है। और इन वुमेन्स को अवार्ड उनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है, ना कि इन्वेंशन के लिए। आगे बोला जाता है कि आज हर एक फील्ड में साइंस व अन्य जगह पर एक मेल का डोमिनेंस ज़्यादा है, जिसमें इस बार नोबेल प्राइज़ में वुमेन को ज़्यादा रिकॉग्निस किया गया है। इस नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री से बाकी वुमेन को एक एम्पावरमेंट मिलेगी साइंस के फील्ड में एक कैरियर को बनाने को, वह चूज़ करने में, क्योंकि डेली लाइफ में फैमिली को केयर से लेके अपने साइंस के
साइंस में करियर बनाने के लिए एक स्ट्रेंथन होगी वुमेन्स को इस बार के नोबेल प्राइज से उन वुमेन्स के लिए। क्रिस्पर द्वारा बड़ी ही आसानी से जीन्स में एडिटिंग हो पाएगी, जिनसे उस पोर्शन को हटा दिया जाएगा जहां पर वह इन्फेक्टेड है। और ऐसे भी पहले कई मेथड्स को डिस्कवर किया गया है, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस को डैना कॉर्गल द्वारा इसे किया गया था, लेकिन इन्हें भी कोई भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन अगर नोबेल कमेटी द्वारा कैरोल के साथ साथ अन्य फीमेल साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता तो शायद उन पर्सन्स की माइंडसेट को चेंज किया जाता जो अभी भी मानते हैं कि एक वुमेन कभी कम्पीट नहीं कर सकती मैन को साइंस के फील्ड में। आगे बोला जाता है कि इस क्रिस्पर केस 9 का यूज़ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लेस पर ही होना चाहिए और इंडिया में इसे तभी यूज़ किया जा सकता है जब पहले इसकी यूटिलिटी को जाना जाए और उससे पहले नहीं, क्योंकि इस क्रिस्पर का इस्तेमाल 2018 में एक चाइनीज़ साइंटिस्ट द्वारा ही जोंगक्वी द्वारा किया गया था, जिसमें इनके द्वारा एक मदर के एम्ब्रॉय में जीन एडिटिंग की गई थी क्रिस्पर केस 9 की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसके द्वारा ट्विंस गर्ल्स को जन्म दिया गया था। और इस क्रिस्पर केस 9 से उनके जीन्स में एडिटिंग की गई थी और दावा ये किया गया था कि उन्हें HIV से इस क्रिस्पर 9 से प्रिवेंट किया जा सकेगा उन गर्ल्स को। और जिसे वर्ल्ड में पहला केस था एडिटिंग जीन्स का बेबीज़ को लेकर, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इस इशू पर, जिसके लिए WHO द्वारा एक पैनल को बनाया गया था जीन एडिटिंग एक्सपर्ट्स के, और गाइडलाइन जारी की गई अगर कोई भी जीन एडिटिंग होती है ह्यूमंस पर तो उसे रजिस्टर्ड की जानी चाहिए और उसका सारा डाटा को शो करना होगा इस पैनल को साइंटिस्ट डॉक्टर्स द्वारा। अंत में बोला जाता है कि इंडिया में अगर क्रिस्पर केस 9 का यूज़ होगा, जिसमें इंडिया में पहले ही रूल्स गाइडलाइंस पॉलिसीज़ को बनाया गया है, रूल्स मैन्युफैक्चर से लेकर यूज़ तक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टोरेज ऑफ हैजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकल इंजीनियर ऑर्गेनिज्म तक और सेल्स 1989, ये सभी जानकारी अंडर आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत रेगुलेट किया जा सकता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को। ये सभी एक्ट्स और नेशनल एथिकल गाइडलाइंस बायोमेडिकल के लिए, और जो हेल्थ रिसर्च 2017 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल्स द्वारा जीन एडिटिंग के प्रोसेस के लिए रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। इस क्रिस्पर केस 9 से इजीली मॉडिफिकेशन व रिमूव किया जा सकता है उन इन्फेक्टेड पार्ट्स को बॉडी में से। और लेकिन आज इंडिया को कुछ लॉ लाने होंगे इसके लिए, जिससे जर्म लाइन एडिटिंग को बैन किया जाए और जीन एडिटिंग के लिए एक न्यू गाइडलाइंस बनाई जा सके। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है द पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट। इस आर्टिकल कंटेस्ट है शाहीन बाग प्रोटेस्ट। अभी काफ़ी ज़्यादा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर कुछ ऑर्डर्स को जारी किया गया उस प्रोटेस्ट पर, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। उस प्रोटेस्ट में शामिल रहे उन पर्सन्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर्स जारी करना, जिसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थोड़ी गलत रही उस प्रोटेस्ट को लेकर, जो प्रोटेस्टर द्वारा सेल्फ रूल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में किया जा रहा था। जो टर्म सेल्फ रूल है उसे डिफाइन किया गया महात्मा गांधी द्वारा। पास्ट में बोला गया कि इंडिया इंग्लिश कॉलोनियल रूल चाहता है, लेकिन बिना इंग्लिश ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उनके टाइम पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे जिससे एक इंडिविजुअल की सॉवरेनिटी को नष्ट किया जाता था। ऐसा ही कुछ सिचुएशन आज है जहां पर पर्सन्स की सॉवरेनिटी को ख़त्म किया जा रहा है इंडिया के पर्सन द्वारा। लेकिन जो रियल स्वराज है वह सिर्फ आ सकता है भारत में जब उस स्वराज की पावर कुछ पर्सन्स के हाथ में ना होकर, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ना होकर सभी के हाथों में हो, जिससे हर एक पर्सन और उस अथॉरिटी को रेजिस्ट किया जा सके जो उन्हें अब्यूज़ करती है। और स्वराज को तभी बनाया जा सकता है जब एक बड़ी स्केल पर हर एक द्वारा कैपेसिटी हो कंट्रोल और रेगुलेट करने की अथॉरिटी को, कि जहां पर बोलने की परमिशन हो। आगे बोला जाता है कंट्री में जब प्रोटेस्ट और अथॉरिटी द्वारा कुछ पीपल के हित में गलत करना, जिससे पर्सन और प्रोटेस्ट द्वारा उसके लिए एक रेजिस्टेंस दी जाती है। प्रोटेस्ट के जरिए प्रोटेस्ट सिर्फ ऑर्डर के लिए ही नहीं किया जाता। प्रोटेस्ट एक स्पीच एक्ट है जिसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो डिसाइड एक इंडिविजुअल द्वारा तय किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं होता।
वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट द्वारा इस शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर कुछ इन मैटर्स पर ऑर्डर दिए गए। जब एक प्रोटेस्ट किया जाता है जिसमें प्रोटेस्ट की जड़ पहले से ही इक्वालिटी की होती है और एकजुट होकर, क्योंकि प्रोटेस्ट तभी बनाया जाता है जब पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, जब प्रोटेस्ट द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है इक्वालिटी को रिस्टोर करने का। और प्रोटेस्ट कभी भी कारण नहीं होता क्राइसिस का। हमेशा गवर्नमेंट के कार्यों से संकट आते हैं एक डेमोक्रेसी में, उनके द्वारा लाए लॉज के आधार पर और डिस्क्रिमिनेशन लॉ के कारण प्रोटेस्ट द्वारा कभी भी एक पीस को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि बैलेंस तब ख़त्म होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि CAA बिल 2019 लाने से हुआ, जिससे सोसाइटी में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, जिसकी वजह से एक हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव किया गया है, जिसकी वजह से एक मुस्लिम पर्सन के साथ अन्य भी पर्सन द्वारा स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट किया गया। गवर्नमेंट द्वारा CAA द्वारा सिर्फ मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं बल्कि इंडिया की सॉवरेनिटी को ख़त्म किया गया इनइक्वालिटी लॉ को लाकर। आज प्रोटेस्टर द्वारा वे अपने राइट के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन प्रिंसिपल के लिए फाइट कर रहे हैं जो उन्हें एक इक्वालिटी का दर्जा दे, जिसके लिए उन द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा उनके साथ ब्रुटैलिटी दिखाई गई, जिसके बदले में यूपी में जामिया मिलिया इस्लामिया में, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे हुआ, पुलिस द्वारा खुद ही वॉयलेंस किया गया इन प्रोटेस्टर्स को एक सबक सिखाने के लिए, ना कि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यूपी में गवर्नमेंट द्वारा उन प्रोटेस्टर्स से बदला लिया गया जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गोंसाल्विस द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस इशू पर अप्रोच की गई, जिसमें पुलिस को हटाने की बात की गई, लेकिन जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन प्लेसेस से पुलिस को रिमूव ही नहीं किया गया जिसमें इन पर्सन्स का एक राइट टू प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया, और एक आम इंसान की सबसे बड़ी पावर है राइट टू प्रोटेस्ट, उसे ख़त्म किया गया है। आगे बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस इशू पर 2 सिटीजन्स के पेटिशंस को सुना गया जो उस प्रोटेस्ट के हो रहा था। वहाँ आज रोड की ब्लॉकेज के कारण उनकी राइट टू मोबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है अन्य पर्सन्स की, जिसके कारण आज राइट टू मोबिलिटी और राइट टू प्रोटेस्ट दोनों ही ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके लिए आज दोनों के लिए बैलेंस बनाना होगा सुप्रीम कोर्ट को। और कोर्ट द्वारा माना गया है कि शाहीन बाग में ब्लॉकेज के कारण ट्रैफिक की समस्या और मोबिलिटी राइट टू ख़त्म किया जा रहा है पर्सन्स का, जिसमें कोर्ट द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं की गई वहाँ ट्रैफिक जाम प्रोटेस्ट के कारण है या फिर यूपी दिल्ली पुलिस के कारण जिनके द्वारा उस रोड को ब्लॉकेज किया गया, और ना ही कोर्ट द्वारा कोई इंटेरोगेशन की गई पुलिस से इन रूट्स को बंद करने में। जब इस पर पुलिस से पूछा गया, उनके द्वारा यही कहा गया कि प्रोटेस्ट के कारण इन रूट्स को बंद कर दिया गया था सेफ्टी के लिए। इसके कारण आज प्रोटेस्टर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और आज गवर्नमेंट द्वारा ही एक सोसाइटी के हिस्से को सोसाइटी के दूसरे हिस्से से लड़ाया जा रहा है। इस इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इंटरलॉक्यूटर मीन मिडल मैन को लाया गया जो उन प्रोटेस्टर से बात करके इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट को नहीं दिया जिससे गवर्नमेंट द्वारा इस मैटर को सुलझाया जाए, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी रिजिड हो चुकी है। अंत में बोला जाता है कि कोर्ट द्वारा माना यह गया कि डेमोक्रेसी जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक बोलने की, उस डेमोक्रेसी में एक आवाज़ उठाने की परमिशन ना हो डेमोक्रेसी में। और बोला गया है कि प्रोटेस्ट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो, प्रोटेस्ट हमेशा सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं किए जाते बल्कि पीसफुल प्रोटेस्टर द्वारा उनके अगेंस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है जो अनजस्टिफिकेबल अनजस्टिस लॉ होते हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर द्वारा, और प्रोटेस्ट तब तक चलता है जब तक अनजस्टिस होता है कंट्री में पर्सन्स के साथ। ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।